देखो लास्ट डे हम लोगों ने रिकर्जन पढ़ा था। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं फिर से। प्रोग्रामिंग में जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन में तीन चीजें होती हैं: फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन का कॉल। अगर हमने कोई ऐसा फंक्शन बनाया है जिसकी फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया तो वो कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने कल फैक्टोरियल का भी प्रोग्राम देखा था। हमें एक नंबर के फैक्टोरियल को फाइंड आउट करना है। हम फैक्टोरियल के प्रोग्राम को इटरेटिव मेथड से भी बना सकते हैं और रिकर्सिव मेथड से भी बना सकते हैं। रिकर्सिव मेथड में हमने क्या किया, फैक्टोरियल के प्रोग्राम को बनाया और उसकी बॉडी के अंदर हम फिर से फैक्टोरियल को ही कॉल कर रहे थे अलग वैल्यू के लिए। इस तरह के प्रोग्राम कहलाते हैं रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब भी रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे तो उसके अंदर कम से कम एक इफ की कंडीशन जरूर होगी। और वो इसलिए होता है क्योंकि देखो हम एक ही फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। अगर हम कोई इफ की कंडीशन नहीं देंगे तो वो प्रोग्राम कभी रुकेगा नहीं। उस प्रोग्राम को रोकने के लिए, उस प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए हमें एक इफ की कंडीशन देनी होगी। जब वो इफ की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो हमारा वो रिकर्सिव प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। उसी का एक बेस्ट एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो टावर ऑफ हैनोई एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जहां पे हम रिकर्जन सॉल्व करते हैं। टावर ऑफ हैनोई होता क्या है? टावर ऑफ हैनोई एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। आप इसको गेम भी बोल सकते हो, एक पजल भी बोल सकते हो। फर्स्ट ईयर में भी हमने थोड़ा सा इसका देखा था, अभी फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले ही बता दूं ये हमारे कोर्स में नहीं है। टावर ऑफ हैनोई क्या है? उसमें टोटल 3 टावर्स होते हैं, ए बी और सी नाम से। और उसमें कुछ रिंग्स हम लोग रखते हैं। आप उस रिंग्स को डिस्क भी बोल सकते हो, रिंग्स कहो या डिस्क कहो, दोनों एक ही है। ठीक है, हम लोग डिस्क कहें या रिंग कहें, दोनों एक ही बात होती है। हमारे पास कुछ रिंग्स होते हैं और कुछ टावर्स होते हैं। सॉरी, ठीक है। इस एल्गोरिदम में टोटल 3 टावर्स होंगे आपके पास, ए बी और सी नाम का। ठीक है, एक टावर को हम लोग सोर्स कहते हैं, दूसरे टावर को हम डेस्टिनेशन कहेंगे और जो तीसरा टावर बच गया उसका नाम है इंटरमीडिएट या फिर ऑक्सिलरी। ठीक है, हम ऑक्सिलरी को ए यू कह देते हैं। हमारा टास्क क्या है? आपके पास सोर्स टावर में कुछ रिंग्स होंगे। मैं रिंग्स अभी बना नहीं पाऊंगा तो मैं लाइन से उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। 3 अलग अलग रिंग्स हैं। 3 के एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। पहले पहला रिंग, दूसरा रिंग और ये रहा तीसरा रिंग। तीनों रिंग्स की साइज जो है वो अलग अलग होगी। हमारा टास्क ये है इन तीनों रिंग्स को सोर्स से उठाकर डेस्टिनेशन पे लेकर जाना है। अब आप कह सकते हो कि सर ये तो आसान है, यहाँ से उठाइए और यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। नहीं, उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन ये है कि एक बार में सिर्फ एक ही रिंग को आप मूव कर सकते हो। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि जब भी आप रिंग्स को मूव करोगे तो किसी भी समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि लार्जर रिंग के ऊपर, सॉरी, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्मॉलर रिंग के ऊपर लार्जर रिंग आ जाए। ये हमारे रूल हैं गेम्स के। आप इसको एक बार यहाँ से देख सकते हो। रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है ओनली वन डिस्क मे बी मूव एट अ टाइम। ठीक है, एक बार में हमें सिर्फ एक ही रिंग को मूव करना है। और दूसरा रूल ये कहता है कि किसी भी समय पे स्मॉलर डिस्क के ऊपर लार्जर डिस्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमें सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ रिंग्स को मूव करवाना है। तो हम उसको मूव करवाते हैं। इसका प्रोग्राम आप लोग कॉपी में बनाने की कोशिश करो। आप मूव करा के बताओ। 3 रिंग्स हैं हमारे पास, ए बी और सी, टोटल 3 टावर्स हैं। आपको मूव करवाना है।
कॉपी निकालो, उस पर बनाने की कोशिश करो, आपके मूवमेंट होती है या नहीं, और अगर हो रही है तो कैसे आपने मूवमेंट किया ये बताइए। ठीक है, देखिए डायग्राम से अगर देखें हम, तो हमारे पास कल से मैं 5 मिनट के बाद किसी बच्चों को एंट्री नहीं दूंगा क्लास में, अभी तक बच्चे आ ही रहे हैं। हमारे पास 3 टावर हैं, 1, 2, 3, और हमारे पास 3 रिंग्स भी हैं। हमने क्या किया, डिस्क 1 या रिंग 1, रिंग 2 और ये है रिंग 3। हमें इन तीनों रिंग्स को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर जाना है। ठीक है, आपको इसका आंसर सॉल्व करना है। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, रूल हमेशा याद रखना है, एक बार में सिर्फ एक ही रिंग मूव होगा और किसी भी समय स्मॉलर रिंग के ऊपर लार्जर रिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसका अगर आप सॉल्यूशन देखोगे, तो डायग्राम से अगर आप सॉल्यूशन देखो तो ये डायग्राम बनता है। ये हमारे पास स्टार्टिंग केस है, हमने नंबरिंग कर दिया 1 2 3, या आप 1 2 3 ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, हम अपने इस स्मॉलर रिंग को जो नंबर 3 का है उसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, तो हमें डायग्राम कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है, देन जो इस डायग्राम में सेकंड नंबर का रिंग था वो हम मूव कर देंगे यहाँ पे, यानी ये वाला सबसे स्टार्टिंग में इस रिंग को मूव किया 3rd नंबर पे, तो ये डायग्राम मिला हमें। अब बचा है यहाँ पे ये 2 रिंग, इस वाले रिंग को हम यहाँ मूव कर देंगे तो हमें ये डायग्राम मिलेगा। अब देखो सबसे स्मॉलर यहाँ पे है, मीडियम वाला यहाँ पे है और लार्जर वाला यहाँ पे है। अब हम क्या करें, इसमें से स्मॉलर रिंग को यहाँ पे इंसर्ट कर दो तो हमें ये डायग्राम मिलेगा। ये लार्जर रिंग है, ये स्मॉलर रिंग है, ये मीडियम वाला रिंग है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस लार्जर रिंग को यहाँ पे हम मूव करेंगे। तो अगली स्लाइड में देखते हैं, अगले पेज में देखते हैं, हमने लार्जर वाले रिंग को यहाँ पे मूव कर दिया। आगे क्या करना होगा, इस स्मॉलर रिंग को यहाँ पे मूव कर दो तो हमें ये डायग्राम मिलेगा। स्मॉलर वाला यहाँ है, मीडियम वाला यहाँ है और लार्जर वाला यहाँ है। उसके बाद इस मीडियम वाले को ट्रांसफर कर देंगे हम इस वाले के अंदर तो हमें ये डायग्राम मिलेगा। और फाइनली इस स्मॉलर वाले को हम मूव कर देंगे यहाँ तो हमें ये वाला डायग्राम मिलेगा। अगर आपने टोटल स्टेप्स को काउंट किया हो तो हमारे पास जो टोटल स्टेप्स हैं वो कितने हैं, पहला स्टेप यहाँ पे है, दूसरा स्टेप यहाँ पे है, तीसरा स्टेप ये वाला है, चौथा स्टेप, पांचवा, छठा और सातवां स्टेप। यानी अगर हमारे पास 3 टावर हैं, टावर्स के नंबर फिक्स रहेंगे, 3 ही होंगे हमेशा। अगर हमारे पास 3 टावर हैं और सोर्स टावर पे टोटल 3 रिंग्स हमने यूज किया है, तो उस रिंग्स को सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए आपको टोटल 7 स्टेप्स लगेंगे। वो 7 स्टेप्स फिर से रिवाइज कर दूं मैं। इनिशियली टावर कौन कौन से थे, ए, बी और सी। हमने मूवमेंट कैसे किया, सबसे पहले ए से सी में मूव किया स्मॉलर वाले को, देन हमने क्या मूव किया, ए से बी में मूव किया मीडियम वाले को, देन हमने क्या किया, सी से बी में मूव किया स्मॉलर को मीडियम के ऊपर, फिर हमने मूवमेंट किया है ए से सी, लार्जर को सी पे ट्रांसफर कर दिया, फिर हमने मूवमेंट किया है बी टू ए, बी में सबसे ऊपर कौन सा था, स्मॉलर वाला, स्मॉलर को हमने ए में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद हमने मूवमेंट किया है बी टू सी, बी पे मीडियम का था, मीडियम वाले को हमने लार्जर के ऊपर सी में डाल दिया, और लास्ट स्टेप में जो स्मॉलर वाला था उसको हमने सी पे मूव करा दिया। ये 7 स्टेप्स हमें लगेंगे अगर नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं, 3। समरी के फॉर्म में अगर आप देखो तो 3 रिंग्स के लिए हमने ये सारे स्टेप्स को फॉलो किया है। ठीक है, ए से सी में, ए से बी में, सी से बी में, ए से सी, बी टू ए, बी टू सी और ए टू सी। अब ये तो 3 रिंग्स का था, हम इसी प्रॉब्लम को और भी जनरलाइज कर सकते हैं। तो सबसे आसान केस है, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 टावर हैं, 1, 2 और 3। हम नंबर n की वैल्यू पहले रख लेते हैं, n इज इक्वल टू 1। जब 1 ही है, ये सोर्स है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही रिंग था, हमें इसे डेस्टिनेशन पे मूव कराना, ये सोर्स है हमारा, ये डेस्टिनेशन।
तो हम इस एक अकेले रिंग को डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। दोनों रूल भी फॉलो हो गया, एक ही रिंग है तो कोई स्मॉलर लार्जर की बात ही नहीं आई। तो नंबर ऑफ रिंग्स जब 1 थे तो हमें टोटल मूवमेंट कितना हुआ, 1। ठीक है, हम इसको और आगे देखते हैं। नंबर ऑफ रिंग्स जो है वो 2 है। जब नंबर ऑफ रिंग्स को आप 2 रखोगे तो सोर्स पे एक लार्जर रिंग है और एक स्मॉलर रिंग है, इसको मूव कराना है। हम कैसे मूव करवाएं? सबसे पहले स्मॉलर वाले को बीच वाले पे लेके चले जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक अकेला लार्जर रिंग बचा, उस लार्जर रिंग को सेकंड स्टेप में डेस्टिनेशन के पास लेकर चले जाओ, और जो स्मॉलर वाला इस बीच वाले पे था उसको फिर यहाँ से मूव करा के यहाँ ले जाओ। टोटल स्टेप्स अगर आप काउंट करोगे तो n = 2 पे हमें मूवमेंट करना पड़ा टोटल 3। n = 3 में हमने अभी देख लिया है टोटल मूवमेंट कितना है, 7। ये सब याद रखना है ना। जब n की वैल्यू 1 थी तो मूवमेंट 1 हुआ, n की वैल्यू 2 थी तो मूवमेंट 3 हुआ, n की वैल्यू 3 है तो मूवमेंट 7 हुआ। अब आप जरा इसको सॉल्व करो n = 4 के लिए। थोड़ा लेंदी पड़ेगा लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इससे एक पॉइंट निकल के आ रहा है, वही मैं मुझे बताना है, ठीक है। जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश करें। ये वाला फिगर याद रखना, मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, है ना। n = 4 के लिए सॉल्व करते हैं। इसका कलर चेंज कर लें पहले। ठीक है, हमारे पास टोटल टावर्स कितने हैं, 1 2 3। n = कितना है, 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 रिंग्स को हमें मूव करवाना है कहाँ पे, C के पास, मतलब इस रिंग के पास, इस टावर के पास। ये है हमारा इंटरमीडिएट, ये है हमारा ऑक्सिलरी और ये है हमारा डेस्टिनेशन। आपको ये चारों रिंग्स को एक से लेकर C पे मूव कराना है। ध्यान ये देना, एक बार में एक ही रिंग मूव होगा और स्मॉलर के ऊपर लार्जर नहीं आना चाहिए। करो इसको सॉल्व। खैर इसको आप लोग बाद में सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टोटल स्टेप्स जो लगेंगे वो होंगे 15। फिर से भी डिवाइड कर दो। 1 पे हमें 1 था, 2 पे हमें 3 था, 3 पे हमें 7 था और 4 पे हमारे लिए स्टेप्स था 15। आप यहाँ से देख सकते हो एक नोट जो मैंने यहाँ लिख रखा है। अगर हमारे टावर्स की संख्या, सॉरी रिंग्स की संख्या n है तो कम से कम 2n-1 स्टेप्स हमें लगेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। ये इंटरव्यूज में पूछता है नॉर्मली, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देने जाओगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास n की वैल्यू है 5 मान लो, आपको टोटल कितने स्टेप्स लगेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि आप डायग्राम बना के सॉल्व करो उसको। दूसरा तरीका ये है कि ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लो। देखते हैं ये फॉर्मूला काम करता है या नहीं। n की वैल्यू 3 लेके देखते हैं। 2⁻³ कितना होता है, 8। 8 - 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 7। यानी n = 3 की वैल्यू पे ये सही काम कर रहा है। n = 4 पे देख लेते हैं। 2⁻4 कितना होता है, 16। 16 - 1 करोगे आप तो मिलेगा आपको 15। यानी ये फॉर्मूला जो है वो सही है। आपके n की वैल्यू कुछ भी दिया हुआ हो, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, इसको अगर हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म में देखें तो हमारे पास उसकी टोटल फॉर्मूला क्या मिला है, 2⁻n - 1। अगर हम यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मिलेगा, सबसे पहले जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उसको हटा दो, तो बचा क्या आपके पास, 2⁻n। अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सर इस 2 को भी हटा दो क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है। नहीं, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको 1-2 दिन पहले की क्लास में जाना पड़ेगा। आप यहाँ ध्यान से देखो,
हमने जो स्टैंडर्ड फंक्शन बनाया था उसमें ये भी एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, यहाँ एक्सपोनेंशियल 2 to the power big O of n। हम 2 to the power या 3 to the power या 5 to the power यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम वहां से 2 नहीं हटाएंगे। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि टावर ऑफ हेनोई का कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आप उस फॉर्मूले की मदद से बता सकते हो कि टोटल मूवमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n-1। तो हम वहां से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर फाइंड आउट करें तो होगा बिग O ऑफ 2 to the power n। और जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी मैं आप लोगों को बता रहा हूं उन सबको आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हर बार आपके पास ये फॉर्मूला नहीं रहेगा या आप भूल जाओगे, तो आपको याद रहना चाहिए कि टावर ऑफ हेनोई जैसे वर्ड आया तो बिग O ऑफ 2 to the power n। अब ये 2 to the power n कहाँ से आया वो यहाँ पे सामने लिखा है, ये आया समझ में आपको। टावर ऑफ हेनोई में आज का होमवर्क आपके लिए ये रहेगा कि n=4 के लिए जो डायग्राम होंगे वो डायग्राम आप बनाओगे और मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे, ठीक है। अब आ जाओ जो परेशान करेगा आपको। हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स लिखना, और यहाँ से ये एल्गोरिदम स्टार्ट हो गया हमारा अभी ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर में, और इसके बाद एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट ही आपको मिलेगा। हमें अब क्या करना है, टावर ऑफ हेनोई नाम के प्रॉब्लम का प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम लिखने से पहले, हम किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले उसका एल्गोरिदम बनाते हैं। एल्गोरिदम मतलब उस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए जो हमने स्टेप्स यूज किया है वो सारे स्टेप्स हमें एक मैनर में, एक सीक्वेंस में लिखना होता है। जब हम कभी किसी स्टेप्स को सीक्वेंस में लिखते हैं तो वो कहलाता है उस प्रोग्राम का एल्गोरिदम। आप इसको एक फंक्शन की तरह भी समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो हमारे पास टास्क क्या है, टावर ऑफ हेनोई का एल्गोरिदम लिखना। तो हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया टावर नाम का, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो। अब क्योंकि ये फंक्शन है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पैरामीटर्स भी यूज हुए होंगे, हमने पैरामीटर्स को देखा। हमारे पास जो प्रोग्राम अभी हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया, डायग्राम की मदद से जो सॉल्व किया, उसमें क्या क्या थे, नंबर ऑफ टावर्स फिक्स है 3 ही होंगे, ठीक है, वो तो चलो फिक्स हो गया। जो वेरी कर रहा था वो क्या है, नंबर ऑफ रिंग। तो हमें एक पैरामीटर चाहिए नंबर ऑफ रिंग, ठीक है, ये n जो है वो नंबर ऑफ रिंग्स है। अगर 3 के लिए बात करो, 3 रिंग्स के लिए, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास 3 टावर्स थे। एक टावर का नाम हमने बिगनिंग बोला है, स्टार्ट बोला है। दूसरे टावर का नाम हम लोगों ने एंड बोला है या डेस्टिनेशन बोला है। तीसरे टावर का नाम हमने ऑक्सिलरी या इंटरमीडिएट बोला है। आप इन तीनों में से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हो। मैंने बिगनिंग, एंड और ऑक्सिलरी वर्ड यूज किया है एल्गोरिदम लिखने के लिए, ठीक है। एल्गोरिदम लिखने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले उस एल्गोरिदम को एक नाम देना होगा। जैसे इस एल्गोरिदम का नाम है टावर, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हम यूज करेंगे वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। ये देखने में फंक्शन के जैसा ही लग रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं 2-3 लाइन का। ये डिस्क्रिप्शन लिखने का रीजन क्या है कि अगर मान लो आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट दे दे कोई लिखकर, तो आप इससे पता नहीं कर पाओगे कि ये किस चीज का एल्गोरिदम है। मैंने अभी बताया हम एल्गोरिदम का नाम टावर दे रहे हैं, लेकिन आप इसका नाम हेनोई भी लिख सकते हो, आप इसका नाम कुछ और भी दे सकते हो। कोशिश हम ये करेंगे कि अपने टॉपिक से रिलेटेड ही नाम दे, लेकिन नाम तो आप कोई सा भी दे सकते हो। तो हमें एक डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, वो डिस्क्रिप्शन ये बताएगा कि इस एल्गोरिदम में हम कर क्या रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है दिस प्रोसीजर gives a recursive solution to the Tower of Hanoi problem for n disk या n rings। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम टावर ऑफ हेनोई रिकर्जन के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या रिकर्जन हमने यूज किया, शायद आपको पता नहीं चला हो, लेकिन हमने रिकर्जन यूज किया है। रिकर्जन कैसे यूज किया, क्योंकि हम हर बार एक रिंग को किसी न किसी डिस्क से, किसी न किसी टावर से मूव करवा रहे थे, तो वही रिकर्जन है। अभी इस एल्गोरिदम भी आपको दिखेगा रिकर्जन हम कैसे यूज करते हैं। फिर इस एल्गोरिदम के बेसिस में हम n = 3 के लिए सॉल्व भी करके देखेंगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं।
चलो, सबसे पहले रिकर्जन का एल्गोरिदम हम लिख रहे हैं और रिकर्जन हमें मालूम है कि एक इफ की कंडीशन जरूर होगी उसमें। तो ये मिल गया आपको पहला स्टेटमेंट इफ का। ये वही स्टेटमेंट है जिसके वजह से हमारा प्रोग्राम रुकेगा। ठीक है, हम इसमें लिख क्या रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखना। स्टार्टिंग की क्लास में हमने वो ने एल्गोरिदम और सूडो कोड के बीच का डिफरेंस भी पढ़ा था। एल्गोरिदम में हम प्रोग्रामिंग के थोड़े बहुत कंसेप्ट यूज करते हैं, इफ एल्स इफ व्हाइल फॉर इस तरह की स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और अगर आपने उसको नहीं लिखा, सिंपल इंग्लिश में लिख रहे हो, तो वो कहलाएगा एल्गोरिदम। यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं ये एक एल्गोरिदम है। ठीक है, हमने क्या किया, एक इफ स्टेटमेंट यूज किया है। अच्छा, दूसरी बात, हम जो यहाँ पे लिखते हैं ये एक जनरल फॉर्म है, ये जनरल स्टेप्स है। मुझे नहीं मालूम एज ए एल्गोरिदम लिखने वाला कि आप इस एल्गोरिदम को कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करोगे, ये तो मुझे नहीं मालूम। तो हम यहाँ पे एक जनरल फॉर्म में लिखेंगे। आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते होगे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको लिखने का जो सिंटैक्स है आपको वैसा यूज करना होगा। जैसे सी सी प्लस प्लस में हम इफ क्या लिखते हैं, इफ लिखेंगे और यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे एक इफ n इक्वल टू 1 लिखा है, यानी मैं इस लाइन से ये चाहता हूं कि आप एक इफ की कंडीशन लिखो और वहां पे कंडीशन क्या है कि n की वैल्यू अगर 1 के बराबर हो जाए तो मुझे ये काम करना है। अब जिनको सी सी प्लस प्लस आता है उनको ये मालूम है कि सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में इक्वल टू जो होता है उसके दो मतलब होते हैं। अगर हमने सिर्फ एक सिंगल इक्वल टू लिखा है तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, मैं यहाँ जो एक इक्वल टू लिखा हूँ इसका मतलब असाइनमेंट नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं n की वैल्यू 1 होने पे, जब n की वैल्यू इक्वल हो 1 पे, यानी कि मुझे अगर यहाँ पे इक्वल टू बताना हो तो मैं यहाँ पे दो इक्वल टू यूज करूंगा। ये बातें क्लियर अभी कर दूं मैं, क्योंकि ऐसा आपको बार बार दिखेगा। फिर से बता दूं, एल्गोरिदम हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको सिर्फ स्टेप्स पता चले कि मैं कौन कौन से स्टेप को फॉलो करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए। उस स्टेप को आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। आपको उस स्टेप्स को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिस्पेक्टिवली चेंज करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे n को इक्वल कर रहा हूँ 1 से। इक्वल मतलब n और n की वैल्यू 1 है, दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। मैं असाइनमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ पे इक्वल टू बता रहा हूँ तो सी सी प्लस प्लस में इक्वल टू लिखने का तरीका होता है डबल इक्वल टू, यानी आपको इसके अंदर ये डबल इक्वल टू लिखना होगा। यानी आपकी स्टेटमेंट कैसी होगी, इफ एन, आप लार्जर या स्मॉलर कोई सा भी एन ले सकते हो, डबल इक्वल टू 1, और देन इस इफ की बॉडी स्टार्ट होगी और बॉडी क्लोज होगी। इसके अंदर हम दो चार स्टेटमेंट लिखेंगे। आपको ये ध्यान देखना होगा, यहाँ पे सिंगल इक्वल टू है एल्गोरिदम में, लेकिन डबल इक्वल टू आएगा आप जब प्रोग्राम इसको बनाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का मतलब हम इक्वालिटी से बता रहे हैं, असाइनमेंट से नहीं बता रहे। खैर, आगे जब भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट आएंगे तो मैं वहां पे आपको बता दूंगा। खैर, आ जाओ वापस प्रोग्राम में। पहला इफ स्टेटमेंट ये कहता है जब टावर्स में हमारे पास सिर्फ एक ही रिंग है तो हमें क्या करना था, एक ही रिंग है तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग ओरिजिनल पॉइंट से उस वाले रिंग को डेस्टिनेशन पे मूव कर देना है। तो हमने वही किया। हमने क्या किया, उस रिंग को स्टार्टिंग से डेस्टिनेशन के पास मूव करा दिया और हमारा प्रोग्राम वहीं पे खत्म हो गया। एक रिंग के केस में हम वही करते थे ना, स्टार्टिंग वाले पॉइंट से डेस्टिनेशन वाले पॉइंट पे मूव करा देते थे। अब देखो यहाँ पे ये जो राइट लिखा है इसका क्या मतलब है। पहली बात, हम जो यहाँ पे ये प्रोग्राम बना रहे हैं इसको जब सॉल्व किया था तो हमने कुछ डायग्राम्स बनाए। अब हमने ग्राफिक्स अभी पढ़ा नहीं है तो मैं ये डायग्राम कैसे बनेगा ये सारी बातों पे नहीं जाऊंगा। मुझे ये बताना है कि हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, यानी आपका जो एल्गोरिदम है वो इस तरह का कुछ इनपुट आपको आउटपुट देगा। आप स्टेप्स लिख के दिखाओगे कि हमने कहाँ से कहाँ पे मूवमेंट किया था। हमने पहले ए से सी में मूव किया, फिर ए से बी में मूव किया, फिर सी से बी में मूव किया। इस तरह के स्टेप्स को आपको सिर्फ प्रिंट कराना है कि पहला रिंग कहाँ से कहाँ मूव होगा। ठीक है, हम डायग्राम इस तरह के डायग्राम को नहीं बना रहे हैं।
तो आप इस प्रोग्राम को देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, राइट बिगिनिंग टू एंड। यानी ये जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि आप जो प्रोग्राम बनाओगे तो आपको एक प्रिंटफ लिखना होगा। अगर सी की बात करें तो प्रिंटफ लिखना होगा, और उस प्रिंटफ में आप क्या लिखोगे, मूव डिस्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ठीक है, इस तरह के आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। अगर आप C++ यूज कर रहे हो तो प्रिंटफ की जगह सी आउट लिखना होगा, और बाकी उसके सिंटेक्स C++ के जैसे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा बेस कंडीशन जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम रुकेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगर n की वैल्यू 1 नहीं है तो क्या होगा, तो हमें रिकर्जन यूज करना है। रिकर्जन यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हम जरा ये समझ लें एक बार। हमारे पास 3 टावर्स थे। पहला रिंग 1 के लिए ये वाला स्टेटमेंट मैंने बता ही दिया। अब जो है हम 2 रिंग, और ये रहा तीसरा रिंग। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, भूल जाओ कि हमें ये सारे मूवमेंट कहां से कहां करना है, लेकिन किसी तरह अगर हमने सोर्स वाले में से ऊपर के ये 2 रिंग्स हटा दिए, कैसे हटाएंगे, कहाँ हटाएंगे, वो सब नहीं, सिर्फ ये ध्यान दो कि ये 3 रिंग्स था हमारे पास, हमें इन तीनों को यहाँ से उठाकर यहाँ लाना है। किसी तरह अगर हमने ये दोनों रिंग्स हटा दिया यहाँ से, तो हमारे इस सोर्स वाले में सिर्फ एक ही रिंग बचेगा, और जब इस सोर्स वाले में एक ही रिंग बचेगा तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं उस रिंग को डायरेक्टली यहाँ मूव करा देंगे, है ना। ये आया समझ में। हम वही स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। क्या लिख रहा है यहाँ, मूव n-1 डिस्क फ्रॉम पेग, पेग मतलब या टावर, जो भी बोलो एक ही है, टावर बिगिनिंग टू टावर ऑक्सिलरी। अब देखो डायग्राम जो बनाया था उसमें हमने क्या किया, यहाँ से हमने 3 रिंग्स बनाए, 3 टावर्स थे। स्टार्टिंग के 2 को हमें मूव कराना था और यहाँ सिर्फ एक अकेला रिंग बचना चाहिए था। तो ये जो दोनों मूव होंगे वो कहाँ होंगे, जाहिर सी बात है इस वाले पे। हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के n-1 रिंग्स को बिगिनिंग वाले टावर से उठाकर ऑक्सिलरी वाले टावर पे लेकर जाना है। हम इस चीज को ऐसा भी समझ सकते हैं, अब देखो ये जो है थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, इसलिए मैं बीच में रुक गया था, मोबाइल से नहीं पढ़ा है। देखो हमारा टास्क क्या है, यहाँ से 2 रिंग्स को उठाकर इस पे लेकर जाना है, ये हमारा टास्क है। स्टार्टिंग जब हमने सबसे पहले प्रोग्राम बनाया था तो हमारा बिगिनिंग ये वाला था, ये वाला हमारे लिए ऑक्सिलरी था, और ये हमारे लिए डेस्टिनेशन था। लेकिन जब हम इन दोनों रिंग्स को मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से, बिगिनिंग से ऑक्सिलरी वाले रिंग में, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों रिंग्स के लिए ये तो हमारा बिगिनिंग रहेगा ही, लेकिन ये वाला टावर अब डेस्टिनेशन जैसा बिहेव करेगा। फिर से सुनो, डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, मैं बनाता हूँ फिर से बता रहा हूँ। हमारे पास 3 टावर हैं, 1 2 3। ये स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। हमारे पास 3 टावर हैं, पहला डिस्क, दूसरा डिस्क और तीसरा डिस्क। जब प्रोग्राम हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था तो ये वाला टावर जिसको ए नाम है वो हमारे लिए एज ए बिगिनिंग यूज कर रहे थे हम, जो बीच वाला टावर है वो हम एज ए इंटरमीडिएट यूज कर रहे थे या ऑक्सिलरी के जैसे यूज कर रहे थे, और जो लास्ट वाला था वो हम एज ए डेस्टिनेशन यूज कर रहे थे, क्योंकि हमारा टास्क क्या था, इन तीनों को बिगिनिंग से उठाकर डेस्टिनेशन पे ले जाना। यानी जहां से रिंग उठती है वो बिगिनिंग कहलाती है, जहां पे रिंग जाती है वो डेस्टिनेशन कहलाती है। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है,
इन दोनों रिंग्स को यहां से हटाकर जो इंटरमीडिएट वाला टावर है उस पे लेकर जाना। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस केस में ये टावर तो बिगिनिंग के जैसा बिहेव करेगा, लेकिन ये वाला टावर जो ओरिजिनली इंटरमीडिएट था, इस दोनों रिंग्स को मूव करवाने की वजह से ये डेस्टिनेशन के जैसे बिहेव करेगा। ऐसा कह सकते हैं हम लोग। अगर हम ऐसा कह सकते हैं तो फिर हम ये फंक्शन को यूज कर सकते हैं। आपको इस फंक्शन के बारे में थोड़ा और बता दूं। आप यहां से ध्यान से देखो हम यूज कैसे करेंगे। जो स्टार्टिंग का ओरिजिनल टावर नाम का फंक्शन है, उस टावर नाम के फंक्शन में हम मूवमेंट कैसे करा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं, n। हम मूवमेंट करवा रहे हैं बिगिनिंग से डेस्टिनेशन या एंड की तरफ, और यूज कर रहे हैं ऑक्सिलरी टावर को। ठीक है, यहाँ पे जब सेकंड स्टेप में हमने टावर नाम के फंक्शन को यूज किया तो हमें टोटल रिंग्स कितनी मूव करवानी है, n-1। तो नंबर ऑफ रिंग्स क्या हो गया, n-1। मूवमेंट कहाँ से करवाना है, बिगिनिंग से ऑक्सिलरी की तरफ, और यूज किसको करेंगे हम, जो हमारे तीसरा टावर बच गया वो। देखो यहाँ पे ओरिजिनली हमें बिगिनिंग से एंड वाले में मूव करवाना था, यहाँ हम मूव करवा रहे हैं n-1 रिंग्स को बिगिनिंग से ऑक्सिलरी के लिए, इसलिए हमने इसका ऑर्डर चेंज किया है। आपको रिकर्सन में याद ही है ना, फैक्टोरियल में हम n के लिए करते थे, जब रिकर्सिव कॉल करते थे तो वो n-1 हो जाता था, यानी हम उसके अंदर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये आया समझ में। आगे स्टेप में देखते हैं। जब इस स्टेप के कंप्लीट हो जाएगा, कितनी देर में होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, एक और डायग्राम है हमारे पास। ये स्टेप जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास फाइनली बचेगा क्या, हमारे पास फाइनली बचेगा पहले रिंग में एक, पहले टावर में एक रिंग, ऑक्सिलरी वाले में 2 रिंग, और डेस्टिनेशन वाला अभी भी एम्प्टी है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इस वाले रिंग को यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आना है। तो वो हम लोग करेंगे थर्ड नंबर स्टेप में, बिगिनिंग से एंड की ओर एक मूवमेंट कराएंगे। ठीक। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर स्टेप है वो सेकंड जैसा ही है। अब देखो हमारे पास हुआ क्या, एक रिंग यहाँ आ चुका है थर्ड नंबर स्टेप की वजह से, 2 रिंग्स ऑलरेडी यहाँ पे थे सेकंड नंबर रिंग की वजह से। अब हमें क्या करना है, इन दोनों रिंग्स को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर आना है, यानी ये वाला रिंग टावर जो है वो एज ए बिगिनिंग या एज ए सोर्स यूज करेंगे, ये वाला टावर एज ए डेस्टिनेशन यूज करेंगे, और ये वाला टावर एज ए ऑक्सिलरी यूज करेंगे, और एक टावर नाम के फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे। तो हमने वही किया, टावर नाम के फंक्शन को कॉल किया। n-1 रिंग्स के लिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे n-1 ही रिंग है। बिगिनिंग हमारा कहाँ से होगा, जिसका एक्चुअल नाम ऑक्सिलरी वाला टावर है, बीच वाला टावर ऑक्सिलरी। मूवमेंट कहाँ से कर रहे हैं, ऑक्सिलरी से एंड वाले के अंदर, ऑक्सिलरी से एंड वाले में मूवमेंट कर रहे हैं, और यूज किसको करेंगे, जो बच गया टावर वो। इस स्टेप के कंप्लीट हो जाने के बाद ये दोनों रिंग्स हमारे इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी ओवरऑल देखा जाए तो हमने यहाँ के तीनों रिंग्स को यहाँ पे मूवमेंट करा दिया है। इसको मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार। हम अपने टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम को ब्रेक करके यूज करेंगे। ब्रेक कैसे होगा, ओरिजिनली हमारे पास यहाँ पे है 1 2 3, हम इसको 3 स्टेप्स में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले स्टेप में ऊपर के 2 रिंग्स को बिगिनिंग से मूव करवा दो ऑक्सिलरी में, उसके लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा। सेकंड स्टेप, इस अकेले एक रिंग को यहां से मूव करवा दो यहाँ पे, उसके लिए ये वाला स्टेप। एक बार में तो एक ही रिंग ले सकते हैं ना। नहीं, आप समझे नहीं। यहाँ देखो हम फंक्शन कॉल करें टावर नाम का, जब ये वाला कॉल होगा तो क्या होगा, हम वापस से जाएंगे उसी फंक्शन के पास, जाएंगे ना। ये जब स्टेटमेंट कॉल करोगे तो आपका कंट्रोल कहाँ पहुंच जाएगा, वापस यहाँ।
और ये सब अपडेट हो जाएगी, एन की वैल्यू n-1 हो जाएगी, बिगनिंग की वैल्यू बिगनिंग ही रहेगी, ऑक्सिलरी की वैल्यू एंड हो जाएगी और एंड की वैल्यू ऑक्सिलरी हो जाएगी। इसको ऐसा समझो, जब हम लोग फैक्टोरियल 5 के लिए प्रोग्राम लिख रहे थे तो हमें क्या हो रहा था, 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4, और जब हम फैक्टोरियल 4 के लिए कर रहे थे तो लूप हमारा वापस यहाँ आ जा रहा था ना, और फिर से हम वो सारी चीजें कर रहे थे। तो ये जब टावर आप कॉल करोगे, इस टावर नाम का फंक्शन जब आप कॉल करोगे तो कंट्रोल आपका आगे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि ये वापस उठकर आ जाएगा यहाँ पे, इन सब की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। फिर हम ये कंडीशन चेक करेंगे, नहीं होगा, फिर ये स्टेटमेंट हम चेक करेंगे, फिर हमें n-1 की वैल्यू अपडेट होकर के वो जाएगी। इसको अब अगले डायग्राम में जब हम बताएंगे तो और अच्छे से आ जाएगा, थोड़ा वेट करो। ये रिकर्जन है ना, ये टावर फंक्शन जो है हम बार बार यूज करने वाले हैं। चलो मैं कोशिश करता हूँ बताने की। n=2 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, देखते हैं ये प्रोग्राम काम करता है या नहीं। ठीक है, n=2 के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, छोटा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये हमारा है पहला, दूसरा, ये वाले टावर का नाम है बिगनिंग, ये वाले टावर का नाम है ऑक्सिलरी, और ये वाले टावर का नाम है डेस्टिनेशन। ठीक है, आपका एल्गोरिथम क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट पढ़ो। इफ n=1, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 2, यानी ये स्टेटमेंट चलेगा नहीं, है ना, n की वैल्यू 2 है, हमें n की वैल्यू 1 दिया हुआ था पहले स्टेटमेंट में, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ठीक है, हम सेकंड स्टेटमेंट पे आएंगे। सेकंड स्टेटमेंट में हमें दिखा वही वाला फंक्शन फिर से, देखो, यानी ये रिकर्जन है, यानी हम अब चलाएंगे ये वाला रिकर्सिव कॉल। ये रिकर्सिव कॉल क्या कह रहा है, स्टार्टिंग में जो हमने रिकर्सन चलाया था उसमें था टावर टी, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, एन की वैल्यू 2, बिगनिंग की जगह हम लोग इसका नाम दे देते हैं ए, बार बार लिखना पड़ेगा ना इसलिए नाम दे देते हैं ए, बी और सी। बिगनिंग टावर का नाम है ए, फिर है बी, फिर है सी। सबसे स्टार्टिंग में ये वाला फंक्शन कॉल हुआ था। जब ये फंक्शन आपने कॉल किया उसके बाद हम इस इफ स्टेटमेंट को चेक करेंगे, ये इफ स्टेटमेंट फॉल्स होगी, हम इस स्टेटमेंट को चलाएंगे। इस स्टेटमेंट के लिए क्या होगा, ये रिकर्सिव कॉल फिर से चलेगा, उसी टावर वाले फंक्शन को चलाएगा। तो टावर को ये देखो जैसा लिखा उसके अकॉर्डिंगली अगर लिखे तो टावर नाम के फंक्शन कॉल होगा, n-1, n की वैल्यू है 2, 2-1 करेंगे तो क्या होगा 1। बिगनिंग, बिगनिंग टावर क्या है ए, फिर है एंड, एंड टावर का नाम क्या है पी, फिर है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी टावर का नाम है क्या बी। अब देखो यहाँ पे ये फिर से रिकर्जन ही है, यानी हम फिर से यहाँ आएंगे और फिर से ये सारे स्टेप चलेंगे, यानी इसको फिर सॉल्व करो। अब हमें टावर फिर सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ देखो n=1 और n=1 हमें मिल चुका है। जब n=1 मिल चुका है तो हम क्या कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट चला रहे हैं। कौन सा स्टेटमेंट, बिगनिंग से एंड में मूव करा रहे हैं। तो ये होता है हमारा बिगनिंग और ये होता है हमारा एंड, यानी फाइनली हमें मिला जो पहला स्टेटमेंट वो है हम मूव करवाएंगे ए से बी की ओर, और अब जा करके ये वाला टावर का प्रोग्राम खत्म हुआ। फिर हम मूव करेंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में लिखा है बिगिनिंग टू एंड में मूव करवाना है। बिगिनिंग टू एंड में मूव करवाना है तो हम मूव क्या करवाएंगे, बिगिनिंग टावर क्या है हमारा ए, और एंड टावर क्या है हमारा सी। उसके बाद जो है नीचे स्लाइड नहीं दिख रही है वो मैं लेके आता हूँ। देखो ये दोनों स्टेप याद रखना है, ए टू बी, ए टू सी। फिर ये कॉल हो चुका, थर्ड नंबर कॉल हो चुका, फोर्थ नंबर कॉल पे आओगे तो फोर्थ नंबर कॉल में फिर से टावर को ही कॉल किया है। फोर्थ नंबर कॉल के लिए टावर को जब कॉल करोगे तो उसके लिए फिर से हमें प्रोग्राम वैसे ही लिखना होगा। आप लोग बता सकते हो लिख के क्या होगा, चलो मैं ही बताता हूँ। ओरिजिनल टावर था टी, 3, ए, बी, सी, ये ओरिजिनल कॉल है।
हम अब कॉल कर रहे हैं इसके लिए इसको चेंज करोगे तो ये क्या बदल जाएगा, t n-1, n-1 क्या है, 2, ऑक्सिलरी क्या है, b, फिर है बिगनिंग क्या है, a, एंड क्या है, c। अब देखो ये फिर से रिकर्जन है, यानी इसके लिए फिर से वही टावर नाम का फंक्शन कॉल होगा। हम फिर से ये प्रोग्राम चलाएंगे। पहला इफ स्टेटमेंट फॉल्स होगा क्योंकि n की वैल्यू 2 है। उसके बाद हमें ये स्टेटमेंट चलाना है, तो t n-1 के लिए करो, ये स्टेटमेंट चलेगा ना, n-1 के लिए 1, और हमें क्या करना है, ठीक है, फिर हमें क्या करना, ऑक्सिलरी टावर क्या है हमारे पास, b, सॉरी, ये चलेगा ना फंक्शन। बिगनिंग टावर क्या है हमारे पास, a, एंड टावर क्या है हमारे पास, c, और ऑक्सिलरी टावर क्या है हमारे पास, b। जब आप ये वाला फंक्शन चलाओगे तो अगली बार फिर चेक करो, n की वैल्यू 1 हो गई, तो हमें वो कंडीशन मिल चुका है इफ वाली कंडीशन। उसमें हम क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग से लास्ट वाले में मूव करा दो, यानी a टू b में हमें मूव करवाना है। तो फाइनली अगर आप देखो तो 3 टावर के लिए हमें स्टेप्स क्या क्या, सॉरी, n की वैल्यू हमने 2 लिया था, क्या क्या मिला हमें, हम a से पहले मूव करवाएंगे b में, जो इससे पहले लिख चुके थे। उसके बाद हमें मूव करवाना है a से c में, और लास्टली हमें मूव करवाना है b से c में। और n=2 के लिए ये 3 स्टेप्स ही हमने अभी पढ़ा है। आया समझ में? अगर नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, हम कल एक और डायग्राम में इसको सॉल्व करके देखेंगे तो उसको और सर क्लियर हो जाए। फर्स्ट के सेकंड और फिफ्थ स्टेप पे रिटर्न क्यों है? हाँ, क्योंकि ये देखो, अगर आपको स्टार्टिंग में सिर्फ n=1 ही मिलता तो आप क्या करते, एक मूव करा के प्रोग्राम को क्लोज कर देते। प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए हमें रिटर्न या एग्जिट या एंड इस तरह की कोई वर्ड लिखनी होगी। सिमिलरली जब ये तीनों स्टेप्स सॉल्व हो जाएंगे तो हमें क्या करना, अपने प्रोग्राम को क्लोज करना है। तो प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए या तो रिटर्न लिख दो, या एग्जिट लिख दो, या एंड लिख दो, इस तरह की कोई एक वर्ड हमें लिखनी होगी। अगर आप इस रिटर्न को वो मेन रिटर्न 0 वाले से कंपेयर करें तो वो दोनों अलग है। ये रिटर्न मतलब हम प्रोग्राम को क्लोज कर रहे हैं। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ पे एग्जिट लिख दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यानी टावर ऑफ हैनोई को अगर एक समराइज फॉर्म में बताएं तो हमें ये करना है, स्टार्टिंग के n-1 रिंग्स को रिकर्सिवली मूव करवाना है ऑक्सिलरी वाले टावर में, जो कि यहाँ पे सेकंड नंबर स्टेप में लिखा है। उसके बाद एक अकेले रिंग को मूव करवाना है बिगिनिंग से एंड में। फिर थर्ड स्टेप में ऑक्सिलरी से हमें मूव करवाना है एंड में n-1 रिंग को, जिसको हमने सेकंड स्टेप में पहले मूव करवाया था। तो इस 3 स्टेप्स में हमें टावर ऑफ हैनोई को सॉल्व करना है। आप इस प्रॉब्लम को नॉर्मल मेथड से बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत ही लेंदी बनेगा। जिनको प्रोग्रामिंग आती है वो कोशिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको खुद ही पता चलेगा कि इस प्रोग्राम को अगर आप नॉर्मली बनाने की कोशिश करोगे इटरेशन के मेथड से तो दिक्कत आएगी, जबकि रिकर्सिव मेथड से ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। हमें स्टेप्स याद रखना है, n-1 रिंग्स को बिगिनिंग से ऑक्सिलरी में मूव कराना, एक अकेले रिंग को बिगिनिंग से एंड में मूव कराना, n-1 रिंग्स को ऑक्सिलरी से एंड में मूव करवाना। इस 3 स्टेप्स में हमारा टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कल मैं इसको एक डायग्राम से और बता दूंगा। आज तो टाइम हो गया लगभग। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, आज इसको नोट्स को और फिर से पढ़ाई करना घर पे। मेरे नोट से, बुक से, इंटरनेट से, कहीं से भी पढ़ की कोशिश करना। आपको मेन फंडा यही दिखेगा, n-1 रिंग्स को ओरिजिनल सोर्स से इंटरमीडिएट में या बिगिनिंग से इंटरमीडिएट में मूव कराना है, एक अकेले रिंग को सोर्स से डेस्टिनेशन में मूव कराना है, और फिर n-1 रिंग्स को इंटरमीडिएट से डेस्टिनेशन में मूव कराना है। इन 3 स्टेप्स को अगर आपने इस तरह से लिख दिया तो वो कहलाएगा टावर ऑफ हैनोई का एल्गोरिदम। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, वरना आप लोग क्लास में चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर लास्ट के 3 डिजिट लिख के मीटिंग को लीव कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले।
रोल नंबर अपने लिख देना, उसके बाद लीव करना है। सर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है वो तो समझ में आ गया, और सर फंक्शन कॉल कैसे कैसे करना है वो भी आ गया, लेकिन सर हाँ, रिटर्न कब कब लगाना है वो थोड़ा अजीब सा लगा। मतलब फर्स्ट में जब अपन कंडीशन चेक करके रिटर्न डाल दे रहे, और फिफ्थ देखो स्टेप पे अचानक से। देखो इसमें ये है कि आप तो स्टेप्स लिख रहे हो प्रोग्राम को सॉल्व करने का, है ना? तो यस आपको ये तो मालूम नहीं है कि यूजर नंबर ऑफ रिंग्स कितना देगा। अगर सर। यूजर ने नंबर ऑफ रिंग्स की सिर्फ 1 दिया है तो आप क्या रिकर्सिव कॉल करोगे? नहीं करोगे। अगर नंबर ऑफ रिंग्स सिर्फ 1 है तो आप उसको स्टार्टिंग से लास्ट वाले पे मूव करा दो, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए। इसीलिए ओके, पहले स्टेटमेंट में इफ वाले लाइन में वो रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है। वो रिटर्न मतलब प्रोग्राम को एग्जिट करना है। ये ठीक है? सर वो तो समझ गए, लेकिन सर ये लास्ट में कहीं एक स्टेप पे नहीं हो सकता? मतलब अगर वो कंडीशन ऐसे ही ट्रू नहीं हो रही तो स्किप हो जाएगा सर। देखो आप इसको नॉर्मली प्रोग्राम के टर्म में इमेजिन करो, मैं अभी लिख तो नहीं पा रहा हूँ। आप इसको प्रोग्राम के तरह इमेजिन करो। आप फंक्शन को कॉल किए हो, एन की वैल्यू आपके पास 1 है। आप उस प्रोग्राम में आए, प्रोग्राम में जब आओगे तो आप पहले इफ की कंडीशन चेक करोगे, और इफ की कंडीशन चेक करोगे आपको वहां पे मूवमेंट होगा, फिर आप उस फंक्शन की बॉडी से बाहर हो जाओगे। यही फंडा है। यस लेकिन अगर आपकी एन की वैल्यू 1 नहीं होती तो आपकी इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती, और जब इफ की कंडीशन फॉल्स होगी यानी उसके बाद हमें रिकर्जन वाला स्टेप भी लिखना है अपने प्रोग्राम में। यानी आप प्रोग्राम जो होगा उसमें तो आपकी इफ की कंडीशन भी है, साथ ही साथ रिकर्जन वाला स्टेटमेंट भी है। अब वो यूजर जब 1 देगा तो सिर्फ इफ का हिस्सा चलेगा, बाकी के हिस्से नहीं चलेंगे। और अगर यूजर ने 1 की जगह कोई और वैल्यू दिया तो आपको वो इफ की कंडीशन नहीं चलानी, बाकी का हिस्सा चलाना है। यानी आपको ये वैरी कर रहा है। इस कारण से हमें 2 जगह एग्जिट लिखना पड़ रहा है। एक इफ वाले में जब 1 होगा तो डायरेक्ट प्रिंट कराओ और एग्जिट हो जाओ, रिकर्सिव कॉल मत करो। और एक जब रिकर्सिव एन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हमें इफ को नहीं चलाना है, रिकर्सिव कॉल को चलाना है। और जब वो सारे रिकर्सिव कॉल हो जाएंगे तब हमें अपने प्रोग्राम को बंद करना है। इसलिए हमारे पास 2 रिटर्न स्टेटमेंट आ रहा है, ओके एक सर। रिटर्न स्टेटमेंट से नहीं हो पाएगा। ओके रिटर्न मत सर, बोलो ये उसको, एग्जिट टावर बोलो। टावर ऑफ हेनोई जो आपने बताया था सर, ये कोई स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है क्या? मतलब ये कहीं हर हाँ जगह हाँ, मिल जाएगा? ये आपको टीसीएस के इंटरव्यूज आज से 2-3 साल पहले हुए थे तो उसमें ही पूछा गया था। अच्छा, आप इसको सर नेट इसका पे सर्च प्रोग्राम करो। भी मिल जाएगा इंटरनेट? हाँ हाँ, प्रोग्राम भी मिल जाएगा। ये जो मैंने लिखा ना एक्चुअली यही प्रोग्राम है। मैं इसको जब प्रोग्राम बनाऊंगा अगली क्लास में दिखाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे ये तो सब बहुत ही आसान था, पता नहीं हम क्यों डाउट हो रहा था, है ना? आज आप ये करना, आप इसको इंटरनेट पे नहीं सर्च सर, कर। वो आपने लिखा, मतलब आपने लिखा वो ऐसे समझ में नहीं आ रहा सर। सर मैं सोच रहा था राइट क्या होता है, अपन डायरेक्टली प्रिंट ही करेंगे। मैंने इसके लिए बताया ना आपको, हम जो ये राइट लिख रहे हैं वो हम तो स्टेप्स लिख रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपको जावा आती है, आपको पाइथन आती है, या सी प्लस प्लस आती है, या सी आती है, या कोई लैंग्वेज आती है। तो मैं आपको सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ कि मुझे एक चीज मैसेज को राइट करना है, एक मैसेज को प्रिंट करना है, एक मैसेज को डिस्प्ले करना है। अब आप जो ओके। भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो उसके अकॉर्डिंग उसको करने का जो तरीका है वो लिख दो। जैसे मैंने जब लिखा ओके सर। राइट, यानी मैं चाहता हूँ एक मैसेज डिस्प्ले हो, तो आप हम्म। सी लैंग्वेज में प्रिंटफ की मदद से उसको कर सकते हो, सी प्लस प्लस में आप सी आउट की मदद से कर सकते हो, ओके सर। है ना? मैं बस वो मैसेज डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। अगली क्लास में हम ये करेंगे। नहीं मैं समझ गया सर, समझ गया, समझ इस प्रोग्राम इस एल्गोरिदम का एक प्रोग्राम भी आपको दिखा देंगे हम, तो आपको साइड साइड में दिखता जाएगा कि किस स्टेटमेंट का क्या मतलब था। ठीक है? समझ गया सर। ओके। और कोई डाउट है किसी को? सर 4 रिंग वाले में भी सेम एल्गोरिथम लगेगी ना सर? जब आप 4 रिंग्स के लिए सॉल्व करोगे तो हमें ब्रेक कैसे करना है
स्टार्टिंग जो सबसे ऊपर का टावर है उसमें नंबर ऑफ रिंग्स होंगे 4, उसके बाद एक Yes, इफ sir. की कंडीशन होगी जो कि इस बार फॉल्स है क्योंकि नंबर ऑफ रिंग्स 4 हैं। फिर हम रिकर्सिव कॉल करेंगे n-1 के लिए यानी 3 के लिए, कॉमा। अब हमें नंबर टावर्स का ऑर्डर देखना है, तो टावर ऑर्डर क्या था, बिगिनिंग से ऑक्सिलरी, तो हम लिखेंगे A-C-B। उसके बाद हम फिर से एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर एक रिकर्सिव कॉल टावर का फिर से होगा 3 के लिए, और इस बार हम लोग लिखेंगे B-A-C। और जब आप इसको प्रोग्राम में लिख दोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको वो 15 स्टेप प्रिंट करा के दे देगा। मैं कल प्रोग्राम दिखाऊंगा तो और अच्छे से आ जाएगा, टेंशन मत लो। और कोई डाउट है किसी को?